पता है। अभी आप लोगों ने लर्निंग आउटकम देखा। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर प्रधान शिक्षक लोग हैं। प्राइमरी के भी कोई है नहीं है। मिडिल स्कूल के कितने हैं? जी। हाई स्कूल के भी कोई हैं? यानी एक मात्र है, बाकी सभी मध्य विद्यालय। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ना तो प्राइमरी से कोई मतलब है, ना ही मिडिल स्कूल से कोई मतलब है, ना ही हाई स्कूल से कोई मतलब है। यह वो चीज़ है जिसके लिए ही हम लोग पूरे सुबह से लेकर शाम तक, या यूँ कहीं हेडमास्टर की नौकरी तो 24 घंटे की, आप घर में भी रहते हैं, फिर भी आपके जहन में नहीं रहता है कि स्कूल में कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं। आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ बातों की चर्चा आपसे करेंगे। सर कृपया बाहर चले जाइए, बात करने के लिए आप बाहर चले जाइए, या यहाँ रहिए तो क्लास में। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा जो है, जिस शब्द को हम कहते हैं मेजरमेंट। जो कितने लोग ऐसे जो मेजरमेंट शब्द से परिचित नहीं है? ऐसे कोई है जो मेजरमेंट शब्द से परिचित नहीं है? वो सभी जानते हैं। एक उदाहरण बताएंगे मेजरमेंट का? बोलिए, आप बताइए। आप छोटे मेजरमेंट किसे कहते हैं सर? मेजरमेंट किसे कहा जाता है? मापना हुआ। मापना हुआ किस चीज को मापना? बच्चे को मान लीजिए क्लास में किसी पाठ को क्वेश्चन करना है, उसके बाद में उसका क्या आउटकम आया, उसका तक उसका मेजरमेंट लेते हैं। लेसन हम लोग जिस वातावरण में इसके लिए बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को ज्ञान को मापने के लिए बात कर रहे हैं। चलिए, ज्ञान को मापने के लिए हम करते हैं। अगर ये मापन है तो फिर इवैल्यूएशन क्या है? किसी भी चीज को मापने के लिए वो आप कह रहे हैं, अगर वो मेजरमेंट है, मापन है, तो फिर इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन क्या होता है? क्या पढ़ा है सर, उस कक्षा में क्या पढ़ा है, उसका इवैल्यूएट करना है। उसके बाद उन्होंने कहा ज्ञान का करेंगे तो मेजरमेंट हो गया, फिर इवैल्यूएशन कैसे हुआ? जो पढ़ाया, हाँ, जो पढ़ाया हमने, हाँ, उसमें उसका एवोल्यूशन, उसमें जो ज्ञान है पहले से ही हो या बाद में भी ज्ञान हो, जैसे भी प्राप्त किया हो, किसी भी व्यक्ति का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़ाए, जो शिक्षक ने जो पढ़ाया छात्र को, उसका एवोल्यूशन, उसका पाठ में जो भी विषय वस्तु है सर, उसका हम एवोल्यूशन जो कुछ भी आप कह रहे हैं सर, वो सभी पहलू जो है शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे ने क्या सीखा उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। या उससे बच्चे ने सीखा तो ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान में परिवर्तन हुआ तो फिर मेजरमेंट हो गया वो ना। बच्चों के लिए मेजरमेंट हुआ, लेकिन शिक्षक जो पाठ पढ़ाया तो शिक्षक का मूल्यांकन हुआ, कितने बच्चों ने क्या सीखा। शिक्षक का मूल्यांकन नहीं, अभी बच्चों को मूल्यांकन। देखिए, पूरा सा अंतर है, इस चीज़ को हमें खुद से क्लियर रहना होगा, क्योंकि हम हेडमास्टर हैं। यहाँ मैं उसकी बात नहीं करूँगा कि आप कितना जो है जानते हैं, कितना मैं विद्वान हूँ या आप विद्वान हैं, उसके बारे में नहीं करेंगे। निश्चित माइंड से निकाल दीजिए कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हटा दीजिए दिमाग से। सभी लोग यहाँ जो है योग्य हैं, तभी आप आपकी कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। हमें किन से काम करवाना है? एज ए हेडमास्टर हमें काम किन से करवाना है? अपने शिक्षकों से। तो शिक्षकों को यह ज्ञान देना हमारा दायित्व है कि मेजरमेंट का अर्थ वो समझे, और साथ साथ इवैल्यूएशन में वो डिफरेंशिएट कर सके कि किसको इवैल्यूएशन कर रहे हैं और किसको हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट के बाद हमने सर मूल्यांकन। बिल्कुल, अब आप आए जगह पे, है ना, ये भी बात की मैं अपेक्षा कर रहा था कि मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन। जब तक हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो इवैल्यूएशन हो ही नहीं। जब भी बिल्कुल, अभी आप असली जगह पे आ गए। धन्यवाद। यह देखिए, जब इवैल्यूएशन की बात होती है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसका स्पेक्ट्रम छोटा नहीं है। जैसे आप दर्जी के यहाँ जाते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, जाते हैं सिलवाने के लिए, वो दर्जी क्या करता है? मापता है कि आपकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, हाथ का साइज ये होगा, चेस्ट की साइड इतनी होगी, वो सारा चीज़ वो मापते हैं। लेकिन वो जहाँ तक उसने माप काट के रखा, वहाँ तक वो मेजरमेंट नहीं। लेकिन जब उनको ये रहता है
कि इस ड्रेस में हम कितना जो अभी के फैशन के अनुसार वो कैसा व्यक्ति दिखेगा जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोसाइटी में। जैसे आपने देखा होगा हम शिक्षक हैं तो हम लोग क्या पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग धोती कुर्ते को भी पहनते हैं, उसमें पैजामा कुर्ता भी पहनते हैं क्योंकि लेकिन अपने यहाँ जो है सरकारी नॉर्म तो वो अलग बात है कि मैं भी अभी जींस पहन कर हूँ, लेकिन नियम क्या है कि आपको जींस टी शर्ट में विद्यालय नहीं, हमारे लिए नॉर्म है। अगर जो है फॉर्मल पैंट और शर्ट में अगर हम बात करें तो हीरो हीरोइन होते हैं जिसे हम एक्टर एक्ट्रेस, वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ जो है जितने वो अजीब टाइप का ड्रेस सब देखते हैं जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम आप उससे पहन के स्कूल जाएंगे तो सब लोग हंसने लगेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा समाज उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। हमारी जो बिहार सेवा संहिता है, शिक्षा सेवा संहिता, उसके अनुकूल हम काम नहीं कर रहे, तो प्रतिकूल काम करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं। तो यह देखिए यही बातें होती है कि समाज या जिस जगह के लिए आप जिस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उसका इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर क्या पड़ रहा है, उस समाज में क्या पड़ रहा है, या फिर जो है जो आपका करिकुलम है उस करिकुलम की कितना नज़दीक है या फिर कितना दूर है। जब इस चीज़ का हम जानने की कोशिश करते हैं तो वह इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है जबकि मेजरमेंट जो है नैरो है। अब जरा बात करिए, हम लोग जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आपने 3R का नाम सुना होगा। इवैल्यूएशन में 3 R's होते हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको। 3 R मतलब वो R फॉर रेड, R तो उसमें एक पहला टर्म है जिसे हम कहते हैं रिप्लेस। पहला है वो R, उसका फुल फॉर्म है रिप्लेस। दूसरा हमारा है रिड्यूस, है ना, दूसरा हमारा है रिड्यूस, और तीसरा है रिफाइन। ये इवैल्यूएशन के 3 जो है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है जिसका इस्तेमाल हम अपने शिक्षकों के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में करते हैं। कितना हम जो है हमारे शिक्षक कैसे काम करेंगे, क्या आप लोग लेसन प्लान वगैरह बनवाते होंगे? लेसन प्लान में कभी आपने देखा कि उसमें इवैल्यूएशन की कितनी बातें उन्होंने लिखा है जो, या शिक्षकों ने इवैल्यूएशन करने की कितनी चेष्टा की? हमें उतनी फुर्सत ही नहीं है। हम तो कोई आए ये कहते सर कोई पदाधिकारी आने वाले हैं, फटाक से साइन कर दीजिए। हमने कहा लो कहाँ आया कि हम भी फंस जाएंगे, 25,000 वहाँ लिया था, हमको भी लग जाएगा, लो फटाक से कर देते। हम लोग उसके पीछे जाते ही नहीं हैं। हमें जो है यह चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इवैल्यूएशन जो है वो इवैल्यूएशन हम कितना जो है सही से कर रहे हैं। उसके लिए कई सारे मानक होते हैं जिसमें से इस 3 मानक को आपको अपनाना पड़ेगा अपने शिक्षकों को देने के लिए कि प्रतिदिन जो वो बना रहे हैं उसमें जो है बच्चों के अंदर जो ज्ञान है, हो सकता है कि बच्चा जो है, अच्छा ये बताइए बच्चा क्या पूरा कागज होता है? बच्चा जब भी आपके पास आता है चाहे वो इन्फेंट्री स्कूल में ही क्यों नहीं आए, बच्चा बहुत सारे ज्ञानों को लेकर के आपके पास आता है। पूरा कागज नहीं हो, पहली परिकल्पना थी कि बच्चा पूरा कागज पूरी स्लेट है, आपने सुना होगा जो, अब वो कंसेप्ट नहीं है। बच्चा जिस समय माँ के पेट में रहता है उस समय में भी बच्चा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते रहता है। आपने अभिमन्यु का उदाहरण सुना होगा जो है, कोई गलत बातें नहीं है जो है, वह हो सकता है कि गर्भ में जो है ही उसने बहुत सारी उसका वो सेंस डेवलप हो गया होगा, उन्हें सुन लिया होगा। यह अब विज्ञान इस चीज़ को मानता है। अब देखिए कि यहाँ जो है, लेकिन यह भी सत्य है कि बच्चे कभी कभी अधकचरा ज्ञान लेकर के भी आपके पास आते हैं। उसे ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान का सही दिशा उसे नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपका काम है अपने शिक्षकों को यह कहना कि उस ज्ञान को रिप्लेस करिए, आप जो है सही बातों से उसको रिप्लेस करिए। यह नहीं कि पहले से उन्होंने मान करके रखा है उसी ज्ञान को वो रखेगा, यह चीज़ आपको करना तो रिप्लेस करना जो है यह आपका काम होता है। दूसरा है कि रिड्यूस। मान लीजिए अब यहाँ रिड्यूस का सेंस क्या होगा? रिड्यूस मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब कम करना। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है
8वीं कक्षा में पढ़ रहा है या 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, आप लोग 8वीं कक्षा तक के बच्चे को देखते होंगे ज़्यादातर, आपके यहाँ 12th तक के बच्चे हैं, उसे हम बताने लगे 8वीं कक्षा के बच्चा को MSc का टॉपिक, उस जगह पे क्या होगा, बच्चा सही से ग्रैस्प कर पाएगा, उसके साथ के एक बार ऊपर से बहेगा। कई जगहों पे मैंने देखा है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आप बहुत नॉलेजेबल हैं लेकिन अपनी बात को आप रखने में असफल हो रहे हैं तो आप अच्छे टीचर में गिनती नहीं है। टीचर आप इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपके पास इतना सीमित नॉलेज है, उसको अच्छे से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों के पास और वो बच्चा आपसे ले रहा है, दैट मीन्स यू आर ए गुड टीचर। अगर ये नहीं है कैपेबिलिटी, दैट मीन्स नथिंग, आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि लर्निंग आउटकम जिसकी बात अभी आपने तुरंत की है जो है, उसका लर्निंग आउटकम 0 होगा। वो बच्चा हो सकता है आपके डर से वह कहे हम सब समझ गया, यस सर, क्या समझा पता नहीं, होता है ना, हम डर से कहते हैं कि बच्चा समझ गया, यस सर, अरे बाप बहुत सर खतरनाक है, मत बोलना, नहीं तो सर पूछने लगेंगे हमसे ही, तो डर से कह दिया कि हाँ सब कुछ समझ गए, अच्छा क्या समझे इसके बारे में बताओ, तो अब सब पूरी नीचे क्या, फिर उसे तो कुछ पता ही नहीं। तो हमें जो है यह चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि नॉलेज कितना देना है उस क्लास के उपयुक्त हो। अब इसका यह भी मतलब नहीं कि हम बाहरी दुनिया से उसको जोड़ेंगे नहीं, जोड़ना हमारा दायित्व है क्योंकि यह जो है एक अच्छे टीचर करते ही हैं, लेकिन थोड़ा जोड़ना, लेकिन जो है आपको क्लास से बाहर नहीं चले जाना है कि हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस का, घुस के हम रेस्पिरेशन में जो है इंटरकनेक्ट भले थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ बातें हों, लेकिन हमको वहीं तक रहना है, फोटोसिंथेसिस के इर्द गिर्द ही रहना है। यह नहीं कि वो हुआ है, कई जगहों पे मैंने देखा है, शिक्षकों को अक्सर मैं देखता हूँ, पढ़ाने गए कुछ और, लेसन प्लानिंग कुछ और बनाई जो है, जब वहाँ से आए तो पता चला, जब बच्चों से पूछते हैं कि आज क्या पढ़े सर, तो आप तो आज पढ़ाए थे सर, तो आज कहानी से सुनाने लगे, चुटकुला से चलने लगा, पता चला कि वो जो पढ़ाने गए तो उनमें कुछ है ही नहीं जो है, कुछ और पढ़ा के आ गए। तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके शिक्षक जो है उतना ही नॉलेज दे जितना कि उनको चाहिए एट फर्स्ट। उसके अलावा अगर कुछ जोड़ सकते हैं दैट्स गुड जो है, लेकिन आपका बेस लाइन रहना चाहिए। तीसरी बात है रिफाइन की बात, रिफाइन मतलब क्या होता है, फिर से उसे जो है छान देना। अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो शिक्षक उसे बताए कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान में सुधार की आवश्यकता है, इस चीज़ को उसमें जोड़ा जाए। इस 3 चीज़ को ध्यान में रख लीजिए अगर आप अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं। यहाँ आप लोग शिक्षक के रोल में अभी नहीं है जो है, अभी सभी हेडमास्टर के रोल में और हेडमास्टर का काम भी करते हैं, तो वहाँ प्रधान का यह दायित्व होता है कि हम अपने जो हमारे कलीग्स हैं वो कैसे भी क्यों नहीं हो, आपके कलीग्स हैं, वो कहाँ जाएगा बेचारा, वो उम्मीद भी आपसे ही करेगा। अगर उसे कोई परेशानी भी होगी तो आप ही के पास आएगा, तो आपका दायित्व बनता है कि उसे सही पाथवे में ले जाना, इन सब बातों की चर्चा करना है। अब देखिए, ये तो हुआ कि टीचर को हमने गाइड किया कि ऐसे आप करेंगे, लेकिन अगर आपको इवैल्यूएशन करना है एक बच्चों का, ये तो आपने टीचर को गाइड किया, जब इवैल्यूएशन करेंंगे हम वहाँ भी 3R है। इस 3R का भी अर्थ लिख लीजिए कि जब हमें इवैल्यूएशन करना होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे। तो उसमें पहला है R फॉर रिव्यू, R फॉर यहाँ है रिव्यू। दूसरा हमारा है R फॉर रिवार्ड, R फॉर क्या है रिवार्ड। और तीसरा जो है वह है रिस्पॉन्ड, है ना, तीसरा है रिस्पॉन्ड। अब देखिए ये 3 R जो है कितना महत्वपूर्ण है। आपके पास एक छोटा सा उदाहरण हम बता रहे हैं। शिक्षक लोग आजकल पाठ्यिका जो है अनिवार्य हो गया है, सब लोग बनाते होंगे जो है, जहाँ नहीं बनाते हैं तो परेशानी होती है ना। अगर कहीं कोई पदाधिकारी गण गए वहाँ तो जायज़ है, आपको कहेंगे कि आपके शिक्षक क्यों नहीं बनाते हैं, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। एक इफेक्टिव टीचिंग तभी हो सकती है। अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ जो है हमें असाइन किया गया ड्यूटी कि आपको ट्रेनिंग देना है, तो मैंने एक पढ़ा कि हमको देना है, डिलीवर करना है, तो हाउ कैन वी डिलीवर विदाउट एनी प्रिपरेशन। हम कर ही नहीं सकते हैं, जब तक हमारे पास नहीं होगा एक माइंड सेटअप हम काम कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है। तो वहाँ क्या है, आपके पास लेसन प्लान बना के आते हैं शिक्षक, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताइएगा,
इसमें से कितने हेडमास्टर ऐसे हैं जो आपके शिक्षक में बना सकते हैं लेसन नोट्स या लेसन प्लान, आप उसमें कमेंट लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं कोई नहीं, आप लिखते हैं। गुड, एक व्यक्ति मिले नरेश सर जो है तो वो लिखते हैं कि आपने क्या लेसन नोट्स में लिखा है, कौन सी कमी रह गई है, या बहुत बढ़िया है या बहुत खराब है। यह लिखना आपका दायित्व है। अगर आप उसे नहीं लिखते हैं इसका मतलब तो शिक्षक जो बना रहे हैं वही सही है, फिर उसमें चेंजेस कभी आएंगे, कभी चेंज नहीं आएगा। तो हमको इसका ध्यान देना है। साथ ही ये जो है क्या क्या सर जैसे ध्यान देना उस पर जरा चर्चा करें। हाँ उस पर भी करेंगे चर्चा। मतलब क्या लेसन प्लान में, लेसन प्लान में क्या क्या बात है। देखिए पहले तो दो चीज़ क्लियर समझिए, एक है लेसन प्लान और दूसरा जो आपके यहाँ बनता है वह है लेसन नोट्स। वो लेसन प्लान नहीं, लेसन प्लान शिक्षक जल्दी नहीं बनाएंगे और बनाना थोड़ा दुरूह भी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके यहाँ कोई शिक्षक की 5 या 6 घंटी है, तो 5-6 घंटे का 5 या 6 लेसन प्लान प्रतिदिन बनाना बहुत कठिन है। उसे अगर अच्छे से बनाया जाए तो 5 से 6 घंटा लगेगा। अब कोई शिक्षक आपके स्कूल में से जाने के बाद 6 घंटा उनको समय है, वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वो लेसन नोट्स बनाते हैं। तो लेसन नोट्स जब बनाएंगे तो आपको जिन बातों के सर कह रहे हैं कि किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो लेसन नोट्स में आप सबसे पहले तो यह देखिए कि जो शिक्षक लेसन नोट्स बना रहे हैं वह आपके विद्यालय का जो सिलेबस है उस वर्ग का उससे कितना रेलिवेंट है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है कि वह उससे रिलेवेंट है या फिर नहीं है। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए क्योंकि वो लेसन नोट्स है तो वहाँ उसके जो मेन मुख्य बिंदु, जैसे आप किसी भी चैप्टर के लास्ट में देखते होंगे मुख्य पॉइंट जो है आपका रहता है लास्ट में, मेन फीचर्स ऑफ दिस टॉपिक जो है या फिर उस चैप्टर का, उन सब बातों को ही लिखना है। यह नहीं कि अब वो शिक्षक जो है पता चला कि उसे हड़बड़ में लिखना है तो उन्होंने एक चीज़ उठाया जो है उसके बारे में पूरा किताब उतार करके ले आया। यह चीज़ आपको ध्यान देना है सर। ये बात है। दूसरी बात, तीसरी बातें हैं कि श्यामपट्ट पे जो कार्य करते हैं, मान लीजिए सोशल साइंस को पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस में मैथ्स का रोल कितना ज़्यादा होता है सब लोग जानते हैं। अगर वो शिक्षक जाएंगे वहाँ, सरकार के द्वारा एटलस भी दिया गया है सभी बच्चों को जो है, तो वो सर जो है आज एटलस में कौन सी बातें बताएंगे उससे संबंधित जो है बात डीबी वर्क पे छोटा सा ही सही वो मैपिंग या जो है उससे रिलेटेड कि हम किस चीज़ को बताएंगे, इस चीज़ को उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद जो और महत्वपूर्ण बातें हैं कि 40 से 45 मिनट की जो घंटी है उसके अनुकूल ही उन्होंने लेसन नोट्स लिखा है कि नहीं लिखा है। मान लीजिए 11th-12th में रेस्पिरेशन वो पढ़ाने के लिए गए जो है और एक ही नोट्स में उन्होंने पूरा लिख दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद उसका रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल जो है, ग्लाइकोलाइसिस, सब लिख करके आपके सामने रख दिया। लीजिए सर, क्या ये संभव है? 40 मिनट में संभव है? तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान देना है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके लिए अलग से फिर क्लासेस होगी, उस पर चर्चा हम करेंगे। अब उसमें जाएंगे तो जो मुख्य चीज़ है उससे विमुख हो जाएगी। लेसन नोट्स जो है वो क्लास कक्ष में जाने से पहले लिखे या कक्ष के बाद? पहले अभी भी जो है लेसन प्लान हो या लेसन नोट्स पहले लिखा जाएगा, पहले ही। पाठ्यिका क्या होगा? क्या लेसन नोट्स। अच्छा, कोई शिक्षक छुट्टी में हाँ उसके बदले दूसरे जाएंगे, उस समय क्या होगा? देखिए आप सर उसको एक मिनट यह देखिए सर, सुनिए, है क्या आप कोई भी सरकारी पत्र पढ़ते हो, हर एक सरकारी पत्र में क्या लिखा रहता अंत में कि प्रधानाध्यापक स्वविवेक से इस काम को करेगा। पहली बात आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। अगर कोई आ जाते हैं तो आपको उनका उस क्लास का तो लेसन प्लान मांगेगा नहीं होगा,
लेकिन आपको क्लास तो चलवाना है। अब मान लीजिए एक तो जबरदस्ती आप उसको क्लास नहीं दे रहे थे, अरेंजमेंट है ना ये तो अरेंजमेंट व्यवस्था के तहत तुमको भेज के आपको जाना है वहाँ। पहले से तुमने नहीं पता है कि हमें इसमें जाना है, और ऊपर से आप यह भी कहेंगे कि इसका लेसन प्लान भी बनाओ और तुरंत में जाओ, तो शिक्षक नहीं जाएंगे। इस बात को सब समझ गए, उसके लिए हमको और इसमें थोड़ा सा क्लियर करना है। बताइए। ये बनाएंगे तो वो डेट लिखेंगे एक दिन बिफोर, हाँ ये वही है, एक दिन पर, और प्रधानाध्यापक उसको कब अवलोकन एक करेंगे दिन पहले। इसीलिए आप वो क्लास करके आएंगे तब इसीलिए नहीं करेंगे, या कि उससे अवलोकन की जहाँ तक क्लास रूम ऑब्जर्वेशन की बात है वो तो क्लास टाइम में होगा। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और भी डॉक्टर सुरेंद्र सर जो यहाँ के आचार्य हैं वो आ जाएं और पीछे देखेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो क्लासरूम के समय में होगा। वो अवलोकन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ है। आप जो जिस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो तो उनका लेसन नोट्स देख रहे हैं ना, वो एक दिन पहले का। इसी कारण 3:30 बजे जो छुट्टी हो जाती है, आधा घंटा का जो समय है, उस आधा घंटा में आपको सर यही करना है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आकलन के उपकरण और तकनीक, जिसके बारे में अभी चर्चा हम आपसे करेंगे। उससे पहले 3 चीज़, एक है मेजरमेंट, दूसरा है असेसमेंट और तीसरा है इवैल्यूएशन। इस तीनों में थोड़ा अंतर समझिए। मेजरमेंट क्या है, जो हम केवल भौतिक जो है, केवल माप तक जो सीमित है, किसी चीज़ को मेजरमेंट करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या फिर नॉलेज में ही स्कोर ओरिएंटेड जो है, इसके 50 नंबर आया, 40 नंबर आया, 30 नंबर आया, वहाँ तक जो बातें सीमित है, दैट इज मेजरमेंट जो है। असेसमेंट जो है उससे थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, थोड़ा सा एडवांस जो है। असेसमेंट में क्या होगा कि हम जो है डेली भी असेस करते हैं, आज बच्चों ने क्या सीखा। अभी हम क्लास ले रहे हैं और जाने के समय में हम पूछेंगे कि सर आप लोगों ने आज के क्लास में इन्हीं बातों को सीखा, दैट इज असेसमेंट जो है। और इवैल्यूएशन जब होगा, ये कंप्लीट जो विद इन टाइम फ्रेमवर्क में 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल या जीवन भर का भी मूल्यांकन होता है। आपने देखा होगा कि ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, जिसका नाम सुना होगा ना, ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो क्या है, उसके पूरे जीवन भर का लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो क्या है, उसके पूरे जीवन वृत्त है कि उन्होंने पूरे जीवन में जो किया। तो यह सब जो है, ये 3 बेसिक अंतर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आकलन जो है उसके जो है उपकरण कौन कौन से, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। सर आकलन करने के लिए बच्चों का, जब आप टीचर को दिमाग से निकाल दीजिए, बच्चों का आकलन करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य टीचर है, टीचर नहीं सॉरी बच्चे नहीं। तो बच्चे को करना है, उसके लिए कौन कौन से तकनीक हम लोग अपनाते हैं। पहला हमारा क्या होता है, सबसे आसान जो है रिटन टेस्ट लेते हैं हम लोग, सबसे आसान रिटन टेस्ट यह होता है। दूसरा हमारा क्या है, हम लोग कभी कभार या किसी आपको सिलेबस में जोड़ा हुआ भी है कई जगहों पे। हाँ पहले इसको कर देते हैं, है ना। तो पहले क्या है, एक रिटन टेस्ट है, दूसरा हमारा क्या है, रिटन टेस्ट के बाद हमारा ऑरल टेस्ट हम लोग लेते हैं। ऑरल टेस्ट जो है उसके आधार पर भी यह जानने की कोशिश करते हैं। पहले ऑरल ले लेते हैं, पहले बच्चा आता है पहले से नहीं समझे, पहले से मतलब वो टेस्ट मत दिमाग में रखिए आप। वो अब एडमिशन की बात कर रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एडमिशन के बारे में बोला है क्या, मैंने नहीं कहा। एडमिशन को दिमाग से निकाल दिए। आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे जिसको आप डेली देख रहे हैं जो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ 8 वर्ष तक उस बच्चे ने पढ़ा जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ देखिए आप उसके लिए क्या टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं। दूसरा टेस्ट हमारा क्या होता है, ऑरल टेस्ट लेते हैं। उसके आधार पर भी जो जैसे कि 9 से लेकर के 12 तक में उसको लेबोरेटरी वर्क रहता है। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, लेबोरेटरी वर्क में हम क्या करते हैं, क्या ICT लैब में उसको पूछते हैं क्या 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 जानकारी है आपके पास, बताइए। उसके आधार पर मार्किंग भी है, बजाते बोर्ड में तो मार्किंग है उसके लिए। तो वहाँ हमारा टेस्ट होता है, दैट टेस्ट इज नोन एज ओरल टेस्ट। 2 हो गया। तीसरी बातें और कौन सी है, आप आजकल चल रहा है सभी स्कूलों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबके यहाँ चल रहा है जो है, उसमें कई सारे वर्कशॉप भी हुए, कई आपके यहाँ शिक्षक काम भी कर रहे हैं। तो तीसरा हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। उसके बाद फिर हमारा जो है एक होता है जांच सूची। जो यह जांच सूची क्या होता है कि आप जो है किसी बच्चे का हमको समीक्षा करना है कि यह जो है इस चीज़ पे जो है कितना है। मान लीजिए कि खेल में, अब खेल में अक्सर ये इस्तेमाल होता है। आपने मसाल वाला एक कार्यक्रम किया होगा तो उसमें देखा होगा आपने इस रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया था, उसके हाइट लिखा था, बैटरी टेस्ट। तो ये जांच सूची जो है ये उसमें आएगा, है ना। उसके अलावा जो है फिर हमारा कौन सा मेथड होता है, क्वेश्चन आयर। अभी आप लोगों ने कल एक टेस्ट दिया था, वो टेस्ट हमारा क्या है, वो क्वेश्चन आयर है।
हमने क्वेश्चन दिया और यह जानने की कोशिश की। अब आते हैं जो आपकी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ कोई एडमिशन के लिए आए, हम जानना चाहते हैं कि बच्चे जो है कितना अच्छा है, तो उस जगह पे जो है हम टेस्ट लेते हैं। हालांकि आरटीई के अनुसार आप किसी बच्चे का टेस्ट नहीं ले सकते। आरटीई कहता है कि अगर आपके पोषक क्षेत्र में कोई बच्चा है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों नहीं हो, आपको इस आधार पर डिबार नहीं करना है कि आप टेस्ट में फेल हो। अगर कोई करता है कोई स्कूल, तो समझ लीजिए वो गलत कर रहा है आरटीई के और के मुताबिक। अब स्पेशल प्रोविजन किसी ने लिया होगा, हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है यह नियम की बात ये प्रोजेक्ट टेस्ट लर्निंग पर सर उसके लिए अलग से दूसरे दिन किया जाएगा। अभी जिन बातों को मैं कर रहा हूँ फिर इधर से इधर, फिर आप लोग भागेंगे खाना खाने के लिए। मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर सर की बात जाते जाते अगर समय मिलेगा तो आपकी बातों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एक है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप लोग बनाते हैं जो है, जैसे आप जब इस जॉब में आए होंगे तो आपने जो है एक पूरा प्रारूप भर के दिया होगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी कौन कौन सी नॉलेज है, इसके अलावा इससे पहले आपने कहाँ वर्क किया है, आपकी कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं, इन सब सभी बातों का समावेश जो लिखते हैं वही हमारा पोर्टफोलियो होता है। यह जो है एनईपी के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों का पोर्टफोलियो होना चाहिए। कि आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई बच्चा आया और वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो में उसको लिखेंगे ना कि ये बच्चा जब हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आया था तो यह कॉफा गगो भी नहीं जान रहा था। आप उसको मेंशन कर रहे हैं उसमें, कॉफा गगो नहीं जानता था। 5 साल के बाद कोई इंस्ट्रक्शन करने के लिए अथॉरिटी यहाँ आ गई है। आप अब उस समय में 5वें साल में उसके पोर्टफोलियो में आपने जोड़ रखा है कि आफ्टर 5 ईयर्स जो है अब ये पढ़ सकता है, किसी चीज़ को समझा सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में लिखा हुआ है तो आपके सामने वो बहुत बड़ा हथियार होता है अपने जो है पदाधिकारियों को बताने के लिए। देखिए हमारा वर्क यही है। तो डॉक्यूमेंटेशन एज ए हेडमास्टर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, जीनियस हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल में और डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, तो क्या माना जाएगा सर? जीरो। आप जीरो हैं। आप लाख कह देंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर, बच्चों से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, कोई परिणाम नहीं आएगा। अंततः यही कहा जाएगा कि यू आर इन द लिस्ट ऑफ फेलियर, आप फेलियर कहलाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। डॉक्यूमेंटेशन करिए जो है तो वहाँ पोर्टफोलियो का काम होता है। उसके अलावा जो है एक होता है रूब्रिक्स। इस टर्म को कितने लोग जानते हैं? रूब्रिक्स, RUBRICS, रूब्रिक्स, ये कितने लोग जानते हैं? बताएंगे कोई? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग जानते हैं लेकिन जवाब उस समय में नहीं आता है दिमाग में। ये कोई शिक्षा विधि है? नहीं, रूब्रिक्स है, जैसे पोर्टफोलियो उसी तरह रूब्रिक्स होते हैं। यह क्या होता है कि कोई भी लर्नर्स जो आपके पास है उसके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए हम एक रूब्रिक्स का निर्माण करते हैं। बच्चा जब आया था हमारे यहाँ, वो बच्चा खेल में यह भी नहीं जानता था कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स जो है अब वह एबल है कि क्रिकेट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ होती है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे देश के कौन कौन से खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पे हमारे देश को कितनी मान्यता है। इन सभी बातों का जहाँ समावेश होता है उस रूब्रिक्स में उस बच्चे के बारे में लिखा जाता है। उसके अलावा जो स्कोरिंग है कि उस बच्चा ने पहले टेस्ट में या पहली कक्षा में इतना मार्क्स लाया था, दूसरी कक्षा में इतना मार्क्स लाया, इस तरीके का वो स्कोरिंग गाइड है। इस रूब्रिक्स का भी निर्माण हमें करना चाहिए। अच्छे हेडमास्टर के रूप में अगर अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो इन सब बातों को आप कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? इस बीच और आपको वाले बताया पोर्टफोलियो। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड रूब्रिक्स। रूब्रिक्स जो है जैसे एक होता है टर्म आप लोगों ने सुना होगा जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। पोर्टफोलियो क्या है? वो जेनेरिक, सबको समेट करके आपका पोर्टफोलियो बनता है।
वो बच्चा जो है खेल में भी अच्छा है, वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, वो बच्चा जो है सांस्कृतिक गतिविधि में भी अच्छा है, उस सबको जहाँ समेटेंगे तो वो हमारा पोर्टफोलियो है। हाँ, जब रूब्रिक्स की बात आती है तो हम अगर एक बच्चे का हो सकता है एक से अधिक रूब्रिक्स का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर है, वो खेल के लिए उसका अलग रूब्रिक्स बनेगा, गेम के लिए, गेम एंड स्पोर्ट्स दोनों अलग अलग चीज़ है, तो गेम के लिए अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि सांस्कृतिक में जो है वो तबला के लिए अलग, हारमोनियम के लिए अलग है, वो वोकल के लिए अलग, और उसको संगीत का नॉलेज आरोह अवरोह से लेकर के और अलंकार मात्रा तक जो उसको ज्ञान है उसके लिए स्पेशल। तो यह जो है स्पेशल क्षमता के अनुसार वर्गीकरण करना हो या छाटना, क्षमता नहीं, वो मतलब क्या था खेल के मैदान में 50 बच्चा एकत्रित की। हाँ हाँ, हमको भाला फेंकने के लिए हमको देना भाला फेंकने के 25 लिए- बच्चा में जिसका अच्छा होता है नहीं। तो उसको स्पेसिफिक करते हैं कि हम भाला फेंकने के लिए योग्य है। सर आप कंफ्यूज मत होइए, कंपटीशन वह जो कंपटीशन हो गया रूब्रिक सबका बनेगा, जिसने भाला में हिस्सा लिया वह भले हाथे में रह गया उसका भाला, लेकिन रूब्रिक्स उसका भी बनेगा। कि वह असफल रहा, उसने कोशिश की, उसका भी स्पेशल वन क्योंकि स्कोर लिखेंगे ना, तो इसमें स्कोर हमने लिखा लड्डू 0 आया उसको, इसने देख नहीं सका, लेकिन ये बहुत अच्छा फेंका, उसको 100 स्कोर दिए हमने। तो ये चीज़ आपको करेंगे, यहाँ रूब्रिक्स की बात आती है। तो यहाँ तक सर दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे आते हैं कि ये सभी हमारे उपकरण थे, ये सभी हमारे उपकरण थे आकलन के। किसके उपकरण थे? आकलन के थे। अब है कि आकलन की तकनीक है ना, तकनीक जो है इसमें आपने की तकनीक क्या सब है? पहला इसमें है अवलोकन। पहला क्या है? अवलोकन। अवलोकन क्या होता है सब जानते हैं, क्या होता है? देखना, उसके व्यवहारगत परिवर्तन में कितना परिवर्तन प्रतिदिन हो रहा है। बच्चा ऐसा संभव है कि आपके यहाँ जब बच्चा 9th क्लास में आ रहा है या स्टैंडर्ड 5 से मतलब 6 में आपके यहाँ आया है या 1 क्लास में हुआ, वहाँ वो बच्चा जब आया था तो अपने बगल वाले जो बच्चे बैठे हुए थे उसको उन्होंने, अगर छोटी कक्षा में है तो पेंसिल उसके पेट में ही घोंप दिया। बदमाश था, वो नोटोरियस था, उसकी गलती है क्या? वो जिस सोसाइटी से आया है, जिस घर में रह रहा है, वहाँ उसी तरह का काम होता होगा, उसके लिए आम बात थी किसी को भोंक देना, उसने भोंक दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसको लगातार आप डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रिंसिपल के अनुसार उसको पढ़ाई हो रही है, तो कुछ दिनों के बाद उसके परिवर्तन हो रहा है व्यवहार में, और वो दिख रहा है कि अब वो ऐसा काम वो कभी नहीं किया। तो यह जो प्रतिदिन हमें दिखाई पड़ता है और कुछ दिनों के बाद उसके व्यवहारगत परिवर्तन में चेंज होता, यह अवलोकन के द्वारा ही हो सकता है। उसके अलावा और भी अगर इसको स्पेसिफिक करेंगे तो जो कुछ भी कंटेंट हम पढ़ाते हैं उसको, जो कोई भी कंटेंट हम उसको पढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसके व्यवहार में हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और उस तथ्य को वह व्यक्ति अपने बाहरी वातावरण से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए हमने किसी बच्चे को पढ़ाया मैथ्स में एडिशन, तो एडिशन क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चा कल जाके दुकान जाएगा तो वहाँ जोड़ लेगा, तो हमने 5 सामान खरीदा था तो 500 का दाम कितना, तो वह इस्तेमाल कर रहा है। यह कैसे जानेंगे हम? अवलोकन के द्वारा जानते हैं। ये तकनीक है, ये पहली तकनीक हो गई। दूसरा हमारा क्या है कि बच्चे कितना इफेक्टिव उन पर प्रभाव पड़ा है हमारे बोलने का, हम जो कहते हैं उसको, उसके लिए हम साक्षात्कार लेते हैं। उसके लिए हम क्या लेते हैं सर? साक्षात्कार। हम इंटरव्यू बच्चे को कभी बुला लेते हैं, आमतौर पर यह जरूरी नहीं कि साक्षात्कार मतलब कि 5 लोग की बोर्ड बैठेगी तब उसको हम बुलाएंगे फिर वो सामने उपस्थित, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षात्कार हम बच्चे को बुलाए, हम हेडमास्टर हैं तो हमें लगा कि बच्चा इधर और बताओ कैसे चल रहा है, क्लास क्या चल रहा है, दोस्तों को बता रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, वह भी साक्षात्कार का ही एक हिस्सा है। एक है फॉर्मल, जब फॉर्मल हम इंटरव्यू की बात करेंगे तो वहाँ उसकी आवश्यकता होगी, लेकिन इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल की बात करें तो जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो भी साक्षात्कार करते हैं। उसके बाद आते हैं समूह चर्चा। सर पीछे से कुछ देर हमारे साथ रहिए 5-10 मिनट, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। पीछे जो लोग बात कर रहे हैं कृपया, सर जिससे बात करने वो बाहर चले जाइए ना, या आप ही यहाँ करिए, मैं बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जो है उसके बाद क्या है? समूह चर्चा। आप कभी कभार इस चीज़ को करते हैं, जैसे हमने एक काम दिया कि इस समूह में जितना बच्चे हैं जाओ इस काम को करिए।
अब हमारा वहाँ, अब देखिए यहाँ जितनी भी तकनीक अकेले नहीं हो सकती है। हमने समूह कार्य दिया उसे, समूह कार्य का परिणाम हम विदाउट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या? हमें वहाँ अवलोकन करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो वर्क दिया था वो वर्क जो है हट गया। अभी किसी ने पूछा था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस करें। देखिए प्रोजेक्ट जो है वो आपने अगर पीरियड में पढ़ा होगा तो किलपेट्रिक महोदय थे, उन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो है कंसेप्ट दिया था। तो प्रोजेक्ट बेस में क्या होता है कि एक आपने प्रोजेक्ट दिया कि बच्चों को यह पता चले कि भारतीय जो है साहित्य में सहरसा के लोगों की क्या भूमिका है। यह आपने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जो है, बच्चे उसके लिए क्या करते हैं कि विभिन्न तरीके से अपने गार्जियन से पूछेंगे, अपने समाज में जो ऐसे लोग हैं उनसे पूछेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, अगर किसी लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें हैं तो उसका वो अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप दे देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। उस आधार पर वह क्या होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन लेकिन होगा। यह नहीं कि आज दे दिया 5 साल के बाद उसको कुछ ही हुआ नहीं। टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना में आपको जो है सो देना है अपना। आपको जो भी फाइंडिंग मिलती है उस फाइंडिंग को उसमें लिखते हैं और फिर उसी के आधार पे आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन जमा किया और उसमें कौन कौन सी मूल बातें आ पाई या फिर कुछ करके जमा कर दिया है। तो वहाँ आप देखते हैं वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें वो चाइल्ड सेंटर्ड है। वहाँ आपका कुछ फोकस नहीं चलता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे कर रहे हैं। आपका काम केवल वहाँ क्या है, ऑब्जर्वेशन है। विदाउट ऑब्जर्वेशन कोई भी काम आप स्कूल में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उस तकनीक का सब इंटरकनेक्टेड है जो है। फिर तो समूह चर्चा में भी उसी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी जो है, जैसे अभी मैं एक काम दे दूँ आप सबको करना है, यहाँ पे एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये जो लेक्चर है ना, हमें तो 1 घंटा का लेक्चर में कुछ नहीं होता। नम्रता में हमारे साथ बहुत डील कर रही है जो है, 1 घंटा हमें नहीं होता, हमें 3 घंटा का सेशन दे तब सारी बातें हो जाएगी और अच्छे से होगी भी। जो 1 घंटा का एक्टिविटी कराएंगे तो उसी में सब समय खत्म हो जाएगा। तो वहाँ देखिए तो समूह चर्चा जब करते हैं तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। वहाँ कराना यह एक तकनीक होती है, अच्छी तकनीक मानी जाती है। कभी कभार हम लोग करते भी हैं कि आज क्लास में मॉनिटर का चयन करना है, कौन कौन मॉनिटर बनोगे जो है। आपने वर्ग शिक्षक को दे दिया कि आज जाकर के मॉनिटर का चयन करिए। वर्ग शिक्षक क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। उसमें क्या होगा, प्रजातंत्र के जो वैल्यूज़ है वो बच्चे खड़े होते हैं कि मैं खड़ा हूँ, चलो कौन लोग इसको वोट करते हो, वो प्रत्यक्ष मतदान हो या अप्रत्यक्ष हो, सबने हाथ खड़ा किया। अब देखिए एक में कितनी सारी क्वालिटी वहाँ है जो बच्चों में डेवलप हो रही है। तो वहाँ उसकी बात फिर है जो है एक मूल्यांकन जो आकलन का तकनीक है, उसे कहते हैं हम सहकर्मी मूल्यांकन। यह शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए भी है और शिक्षकों के लिए कि कोई शिक्षक कैसा है। अगर आपके यहाँ, छोड़िए शिक्षकों को, हेडमास्टर की बात करें, आपके यहाँ 20 स्टाफ में 18 स्टाफ अगर ये कहे कि हेडमास्टर साहब तो किसी के सुनते ही नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये डिक्टेटर है। 18 लोग अगर ये कह रहे हैं कि हेडमास्टर नहीं, ये डिक्टेटर है, और 2 लोग आपके साथ हैं कि अरे ईश्वर तो बहुत अच्छे हैं, इसका क्या संदेश जाता है? इसका सीधा संदेश है कि आप सबकी नहीं सुन रहे, आपका डायरेक्शन सही नहीं है। तो वहाँ जो है सहकर्मी मूल्यांकन इसे ही करते हैं कि साथ साथ जो आपके साथ कलीग्स काम कर रहे हैं या बच्चों के साथ जो है पीयर्स हैं, उस पीयर्स का उस बच्चों के प्रति क्या है। हो सकता है कि पढ़ने में वो बहुत अच्छा है बच्चा, लेकिन उसका एटीट्यूड जो बहुत गंदा है, उसके व्यक्तित्व बहुत खराब है। ऐसा है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कई शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, आपके यहाँ बहुत जीनियस टीचर भी होंगे, लेकिन जब हेडमास्टर साहब ने कोई काम दे दिया तो पूरे बिगड़ जाते हैं। हम आपका नौकर है क्या, हम क्यों करेंगे, आपसे कम है क्या, आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए, चुप करिए आप। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ सहकर्मी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है किसी व्यक्ति को जानने के लिए कि वो व्यक्ति जो है कैसा है। तो यहाँ जो है इसकी बातें आती हैं। फिर हमारा है एक बहुत अच्छी तकनीक है, उसे कहते हैं हम स्व मूल्यांकन। उसे कहते हैं स्व मूल्यांकन। ये लोग बहुत कम लोग करते हैं कि अपने आप का मूल्यांकन आप करिए कि आप कितना सही हैं या फिर अभी और अपने सुधार की आवश्यकता है। ये तो हम सबको करना चाहिए। क्या किसी को मानते हैं सर, ये हम सबको सब दिन करना चाहिए। जब आप पूरे दिन की हाँ सर, हाँ
देखिए बिल्कुल सही जो है सर। आप किस स्कूल में हैं? आप किस स्कूल में हैं? दिघिया। ये केवल दिघिया का मामला नहीं है सर, ये सुनिए सर, सुनिए सवाल, ये प्रत्येक स्कूल का मामला है। सभी जगह ऐसे एक दो व्यक्ति होते हैं। यहाँ उसकी बात करेंगे, अगर आधा से ज़्यादा है तब फिर इससे पहले उदाहरण दिए यह भी हो सकता है, उसकी बातें नहीं हो सकते हैं, तब डिक्टेटर हो सकते हैं, बहुत सी बातें हैं उसकी। लेकिन अगर हम एक या दो हाँ वो आपकी समर्थन है, उसका मतलब आप गलत है। नई सिस्टम ये कर रहा है कि आप अपना मूल्यांकन करते हुए काम करते रहिए। क्योंकि कैलकुलेशन करने का अभी के दौर में 95% को इमेजिन ही नहीं रहा पाया, वो क्या करेगा? आप अगर वो मूल्यांकन कर रहा है तो वो अपने स्वार्थ की तरफ से कर रहा है। नहीं वही अपने स्वार्थ मूल्यांकन करें तब तो मेरा सुधारी रिजल्ट आएगी। सर देखिए सर, ऐसा है इस संदर्भ में हाँ इस संदर्भ में एक बात बता दूं, जो ये इन्होंने बताया 18 व्यक्ति विरोध में है तो शिक्षा मैं आपकी एक बात बताता हूँ। आंसर कई सकते आंसर की सुनिए सर, एक वन बाय वन कभी कभी ट्रेन में आती जाती है, अभी कॉलेज में है तो आती जाती है, तो वहाँ बहुत सारे शिक्षक एक बाइक आते हैं और जनरली वो नहीं जानते इनके भी पति प्रधान अध्यापक। तो शुरुआत जैसे ही होता है, जब शिक्षक शिक्षिकाओं का जो मेल होता है तो सबसे पहले हेडमास्टर को गाली देने से शुरुआत। ऐसा सच्चाई में बोल रहा हूँ, गाली का मतलब अपने स्टैंडर्ड है, सब अपने अपने स्टैंडर्ड से जोड़ दिया जाता है। तो उस स्थिति में जो है, तो अब बताइए वो प्रधानाध्यापक सही थे या गलत? क्योंकि वो समय से पूर्व वो कितना गाली सुन लिया वो उतना करता नहीं। अब आप बताइए 18 बढ़ाया जाएगा। अब आप बताइए सर वो 18 के बारे में आपका जवाब दे दिया। पॉलिटिक्स ऐसा है कि एक हम सामने लड़ते हैं, एक आदमी करते हैं मेरे काम गाली थी, वो आदमी करते हैं हमारी सारी इंडिया की मार मेरे सर उस 18 के बारे में बताइए, उस प्रधानाध्यापक आपकी बातों को सुनिए इसमें फंसिएगा तो आप सुनिए सर अगर आप बोलेंगे तो फिर हम अपनी बात को नहीं प्रेसिंग कर पाएंगे सर, है ना? इसीलिए ये थोड़े से ट्रेनिंग के नॉर्म भी होते हैं कि पहले सुन लिया जाए, फिर आपकी बारी पे आएगी प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे स्व मूल्यांकन की। अगर आपके खिलाफ ज़्यादा लोग तो सबसे पहले तो आप स्व मूल्यांकन करिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किस कारण से ऐसी बातें हो रही है। यहाँ कोई सरकारी नियम या कोई लेटर नहीं होता है कि ये नॉर्म है, शिक्षक जो है ऐसा करेंगे तो उसको 10 नंबर मिलेगा, इसको 5 नंबर। यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आपको खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे साथ अगर ऐसी बातें हो रही है तो आखिर क्या कारण है, वो आपको ही पता करना। वहाँ DO साहब नहीं आएंगे, वहाँ कोई आपके डायरेक्टर साहब नहीं आएंगे, वहाँ आपको सोचना है। उसके अलावा एक मूल्यांकन जिसकी बात होती है उसे कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले सुन लीजिए कि क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद सोचना चाहिए। उस आकलन का नाम ही है नैदानिक आकलन। यह आकलन प्रत्येक हेडमास्टर को निदान होना चाहिए। बाहर में खड़ा है मिलने में, वह नैदानिक आकलन क्या है कि किसी भी समस्या का निदान तो होगा। ऐसी कोई जब समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। ऐसी दुनिया में कोई समस्या आज तक तो नहीं आई है कि जिसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं हो। यहाँ जो है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सर बता रहे थे, दिघिया वाले सर जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, ऐसी स्थिति और भी किसी स्कूल में होगी। वहाँ आपको निदान ढूंढने के लिए आकलन करना पड़ेगा कि हम जो है इस समस्या का क्या निदान होगा। उसको करने के लिए आपको सहकर्मी की आवश्यकता लेनी ही होगी। हाँ, टिप बताते हैं सर, टिप बताते हैं। आप देखिए
एक प्रधान जो है सर, एक प्रधान जो है, आज तीसरा दिन है, इतना तो समझ गए होंगे कि आप क्या हैं सर? आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर मैनेजर हैं? क्या हैं आप? मैनेजर। आप क्या हैं सर? दीगे वाले सर से मैं पूछ रहा हूँ। मैनेजर का आप जो है ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों चीज़ हैं, और फिर भी आपको ये पता नहीं है, इसका मतलब आप नहीं हैं। देखिए, अगर जो है बात व्यवहार से नहीं बन रही है, प्रबंधन से नहीं बन रही है, आप हेडमास्टर हैं, आपको बहुत पावर है, आप कलम का इस्तेमाल करिए और वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आप प्रशासक हैं, उनको लिखिए। जो है कितने खतरनाक भी शिक्षक क्यों नहीं होंगे, जब आप कलम की ताकत पे आएंगे और उस बात को आप प्रेषित करेंगे, क्योंकि आप सभी बिहार शिक्षा सेवा संहिता आप कल पढ़े हैं, जो है आप उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, और फिर भी अगर बात नहीं मानता है, फिर भी नहीं बात मानता है, तो पहले तो उसे आपको पत्रांक निकालने का अधिकार है। आप उनसे पूछिए, जो स्पष्टीकरण के डर से आप भागे रहते हैं कि अरे ईडीओ साहब से स्पष्टीकरण आ जाएगा, वही स्पष्टीकरण उनसे पूछिए। आप पूछ करके देखिए, आप पूछिए कि आपने जो है अपने विद्यालय परिसर में गलत व्यवहार का परिचय दिया है, इसका जवाब 24 घंटे के अंतर्गत जो है भवदीय के कार्यालय में जमा करें। जो है स्पष्ट आदेश दीजिए, आदेश पुस्तिका पे जो है। अगर फिर भी नहीं मानता है, आप उस कॉपी को DO साहब के पास बढ़ा दीजिए। जो है यहाँ से लेकर डायरेक्टर तक खुला हुआ है, जहाँ मन होता है आप भेज करके निश्चिंत हो जाइए। बाकी काम आपका नहीं है, वो विभाग का काम है। हमें उलझना नहीं है किसी से, हमें नौकरी करनी है। जो है हमें डंडा के बल पे नहीं काम करना है कि तुम नहीं करोगे तो तुमको हम दिखा देंगे, यह नहीं करना है। जो है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर है, वहीं आपका रोल बढ़ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर में यही अंतर है कि मैनेजर का काम हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेम सौहार्द का वातावरण रहे, हमारा विद्यालय अच्छे से चले, वहाँ मैनेजर है। लेकिन जब हमारी बात नहीं मान रहा हमारा कलीग्स जो है, तो वहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आएंगे, फिर कानून जो कहता है उस कानून के अनुसार करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास, आप करके देखिए। लेकिन उसमें आप डरेंगे, अरे बाप रे बाप लिखना पड़ेगा, लोग कहेंगे इसका ये हो जाएगा। सब समस्या है, 5 तो मिलकर ढूंढ देगा सर, सच्चाई बात है। इसके लिए इसको नहीं जाना सर, छोड़िए सही बोले सर, उसको छोड़िए, वो आपको ढूंढ देगा। इसका मतलब आप जो है आप बिल्कुल निबल लोग हैं, आपको ढूंढ देगा, तो छोड़ दीजिए। पूछिए दीजिए, सही बोल रहे हैं। वहाँ उसमें नहीं जाना है सर, उसमें जाना ही नहीं है सर। उसके बाद सर पीछे इधर सुनिए सर, उसकी बात को छोड़िए। वह जो है अब देखिए, उसके बाद रचनात्मक जो है सर, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम उसके बाद जो है एक और देखिए, एक और आकलन है जिसे हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। करना क्या करना है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप जानें, लेकिन मेरा काम है बताना सारा चीज़। ये रचनात्मक आकलन जो है वो क्या होता है? यह आकलन ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने शिक्षकों को जानने के लिए कि किसकी क्या एबिलिटी है। हो सकता है कि आपके यहाँ क्लर्क नहीं हो, ज़्यादातर लोग कह नहीं है क्लर्क, इस बीच में कुछ लोग गए हैं क्लर्क नहीं है, तो आपको कोई पत्र निकालना। अब पत्र निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सभी हेडमास्टर उसमें डिफिशियंट भी होंगे, सबको आ रहा होगा, बहुत लोग ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन आपके शिक्षकों को ये बातें आती हैं, आपके शिक्षकों को ये बातें आ रही है, उन्हें जो है पता है कि हम कैसे जो ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यह कब आपको पता चलेगा? जब तक आप अपने शिक्षकों को जानेंगे नहीं, तब तक क्या हो सकता है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह बच्चों से, अभी मान लीजिए कि जिला स्तर पर एक प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में निबंध कराना है, तो निबंध प्रतियोगिता होगी। जब तक आप बच्चों के रचनात्मक जो है वो कौशल को नहीं जान रहे हैं, तब तक क्या आप किसको भेज देंगे? किसी का नाम लिख करके फलाना का नाम भेज दिए जो है, ऐसा होगा क्या? तो वहाँ आपको इस आकलन की आवश्यकता होती है, इस तकनीक को आप जानिए। अब देखिए, एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, और दूसरा हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। सर पीछे से एक सर ने प्रश्न किया था कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन
सर असेसमेंट इवैल्यूएशन में वही अंतर है जो पहले मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में कहा जाता था। सर अगर आपको 5 मिनट का समय दें हाँ। तो मैं एक बात साझा आपसे करना चाहूँगा। अगर है तो सर इसको पहले बता दें। नहीं सर 1 मिनट, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, हमारे सारे हेडमास्टर रुके। ठीक है, हम आपकी बात उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हाँ। हमको 5 मिनट आपसे कुछ बातें जरूर जी चलो इसके बाद हाँ, पहले आप बता दीजिए उसके बाद। यह देखिए, आप जो है असेसमेंट करते हैं तो 2 तरह का असेसमेंट जो हम लोग आमतौर पे अपने विद्यालयों में करते हैं। एक हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, और दूसरा हमारा हेलो। समेटिव। हाँ बोले, एक बार फॉर्मेटिव क्या अंकल होता से है? आप बात कर लीजिएगा क्या फॉर्मेटिव क्या करना होता है, है? रेनुअल है कि क्या है सर? फॉर्मेटिव की हिंदी होते हैं निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन, हाँ या आकलन जिसे कहते हैं। ये क्या होता है निर्माणात्मक जो है? ठीक है, एक बार नंदनी से आप लोग जो करते हैं सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नंदनी से एक बार बात कर दीजिए ना, नंबर दिए हैं आपको। देखिए फॉर्मेटिव जो है वह आप ऑब्जेक्टिविटी पर जोर देते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब बात आती है, जैसे आपने पूछा कि सूर्य मंदिर सहरसा में कहाँ है, वो कहाँ है सर? कंदाहा में। बच्चा को आपने प्रश्न पूछा, बच्चा जवाब दिया कंदाहा में। तो यहाँ तक जो है कंदाहा तक, यहाँ तक अगर हम सीमित रह जाते हैं, यह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन अगर हम ये पूछ देते हैं उसी प्रश्न में कि कंदाहा के सूर्य मंदिर जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें, या अपनी बातों को आप पेन के माध्यम से कागज पे उकेरें, यह हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हम लोग रिटेन टेस्ट के रूप में वर्ष के अंत में या सेमेस्टर जो है या 6 महीने पे उसमें लेते हैं। वो हमारा उस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये समेटिव हो गया। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है, जो आकलन की बात पीछे से सर ने पूछा, सर असेसमेंट जो है वह मेजरमेंट से आगे का स्टेप है। मेजरमेंट हो गया केवल भौतिक जो है नाप जोख जो मेजरमेंट हो गया। असेसमेंट जो है वह असेसमेंट आप सब दिन कर रहे हैं, असेसमेंट सब दिन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अगर इवैल्यूएशन की बात आ जाए तो असेसमेंट के साथ साथ जब ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ उसके व्यवहारगत परिवर्तन में कितना चेंज आ रहा है, वो कंप्लीट चीज इवैल्यूएशन होता है। सबसे अंत में क्या होता है? इवैल्यूएशन। वो अलग बात है कि हम लोग कॉपी मूल्यांकन को कहते हैं कि इवैल्यूएशन है वो, लेकिन पूर्ण इवैल्यूएशन आपका कॉपी तक नहीं है। लेकिन उसके आधार पे अगर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क दे रहे हैं या फिर आप लेबोरेटरी का वर्क करा रहे हैं, लाइब्रेरी बच्चा जा रहा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैसा है, उसके आधार पर जो मार्किंग होती है उसको अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो फिर वो बच्चे का सर्वांगीण विकास का वो सर्टिफिकेट होता है, वो आपका इवैल्यूएशन होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब होता है तो उस जगह पे समेटिव इवैल्यूएशन, उस जगह पे जो इवैल्यूएशन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कितना सीखा वहाँ समेटिव होता है। लेकिन अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है तो वहाँ वो फॉर्मेटिव टेस्ट होगा, वहाँ टेस्ट होगा फॉर्मेटिव टेस्ट। और अगर जो है असेसमेंट एज लर्निंग है तब क्या होगा? अगर असेसमेंट एज लर्निंग हो तब क्या होगा? तब है वही स्वमूल्यांकन की बात कि अपने आप की ढूंढिए कि किस कारण से जो है ऐसी बातें या सिचुएशन उपस्थित हो रहा है हमारे यहाँ, इसका मूल्यांकन करना यह असेसमेंट एज लर्निंग है। निदान आप चूंकि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप चूंकि उसके मैनेजर हैं, आप ही को करना पड़ेगा। वहाँ दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वह आपको सलाह दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, बाकी आपको काम खुद से ही करना पड़ेगा और वो टोटली डिपेंड करता है स्वमूल्यांकन पे। अब देखिए, अगर हम बात करें जो है कि इवैल्यूएशन जो है किन किन चीज़ों को हम करेंगे, तो उसमें क्या है कि कंटेंट जो आप अपने शिक्षकों से काम करा रहे हैं तो कंटेंट जो है उसका असेसमेंट कि कौन कौन सा कंटेंट जो है वो पढ़ाया जा रहा है उसका जो है। फिर हमारा है कि जब कोई काम कर रहे हैं तो उसका प्रोग्राम क्या है, डिस्क्राइब द प्रोग्राम,
जैसे कि मान लीजिए कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, अब जिसके बाद 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी आएगी। 26 जनवरी का कार्यक्रम करना, या शिक्षक दिवस है, अब तो लोग तो यहाँ हैं लेकिन शिक्षक दिवस है परसों। उसमें जो है शिक्षकों से बच्चे के द्वारा जो है, बच्चों ने कहा कि सर हम लोग शिक्षक दिवस है, हम लोग सम्मान में कार्यक्रम करना चाहते हैं। आपने हाँ कहा, तो वहाँ एक प्रोग्राम तो होगा कि इसके तहत जो है हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ जो है आपको ध्यान देना है कि उस प्रोग्राम शेड्यूल होना चाहिए। कौन कौन सी कहीं कई बार ऐसे वीडियोज़ आए हैं कि चल रहा है और वो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम जो है, अब बच्चों ने, वो हेडमास्टर को भी पता नहीं जो है, और बच्चे जो है वहाँ डांस करने लगे कि लगेला तू लिपस्टिक लॉलीपॉप लागे लो। अब बताइए, वीडियो वायरल हुआ है ना। अब उस जगह पे कौन फंसेगा? आप कहेंगे हम तो कुछ नहीं कहे थे। अरे भैया, आपके स्कूल में हो रहा है तो आप ही कहेंगे। आपके स्कूल में पत्ता गिर रहा है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी आप भले प्रशिक्षण में हैं, इससे क्या लगता है कि अभी स्कूल में कुछ बात हो जाएगी तो आप स्वतंत्र हैं? अभी भी कुछ होगा तो आप ही को लेटर आएगा, आपको लेटर आएगा। बिल्कुल। तो आपको जो है इस चीज़ को देखना है कि कैसे हम जो भी कोई काम आपके अंदर गतिविधि हो रही है उसको कैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पे। फिर होगा जो क्वेश्चन और डिजाइन जो बनते हैं। अब ये एक क्वेश्चन तो हम लोग को वहीं से आता है, बाहर से जो है उस क्वेश्चन के आधार पर हमें परीक्षाएं लेनी है, और एक क्वेश्चन जो है हम लोग सेल्फ भी डेवलप करते हैं। अच्छे शिक्षक जो आपके यहाँ होंगे वो कभी कभार क्लास में जाते हैं, कोई उनके पास क्वेश्चन नहीं भी बना हो लेकिन उसके माइंड में है, वो जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना जान रहा है, तो वो उसका भी पार्ट है। इसको भी इवैल्यूएट करना। अब उस क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, मान लीजिए आप क्लास ऑब्जर्वेशन में गए और क्लास ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि अरे ये क्वेश्चन जो है इसका डिफिकल्टी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा, तो उस जगह पे क्या होगा, वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना है। उसके अलावा जो है कि फाइनली जो है जो लर्निंग आउटकम्स, इसकी बात इससे पहले आप किए हैं, तो लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहा है इसका इवैल्यूएशन करना भी एक हेडमास्टर का ही रोल है। इन सभी बातों को एक सिलसिलेवार ढंग से अगर हम काम करेंगे तो हम वेल एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएंगे। अगर हम इस चीज़ को नहीं कहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पर एक प्रश्न चिन्ह होगा। अगर आप वेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप वेल मैनेजर भी हों। अगर आपको वेल मैनेजर बनना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव के रूल्स को आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल्स हैं, किस जगह पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल करना है। हम कहते हैं ना कि अरे अगर आप काम नहीं करेंगे अब मुझे रिटेन में आना पड़ेगा, अब आदेश तो उसकी हम आदेश निकालेंगे, वहाँ आपकी पावर देखी जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी क्वालिटी है। उस जगह पर चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, लेकिन बात से ही अगर बात बन जाए जो है तो फिर उसका इस्तेमाल करने की क्या नौबत है, तो वहाँ हम मैनेजर का रोल अदा करने लगते हैं। तो अभी जिन बातों का चर्चा हमने आपसे किया जो है, यहाँ आप लोग कई बड़े शिक्षक हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अफरोज सर चुपचाप बैठ करके वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अफरोज सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अफरोज सर के साथ हमने कई वर्षों तक यात्राएँ की है, अभी भी जुड़े हुए हैं। सर को जब भी देखते हैं तो एक अच्छे व्यक्ति की जो पहचान होती है वो झलक के आती है। ऐसे आप सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग जो है रेस्पॉन्सिबल जॉब को गवर्न करते हैं और अच्छे से अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। यह देखिए, एक जाते जाते सर आपकी बात को भी हम सुनेंगे, जाते जाते अभी भले थोड़ा लेट हो रहा, बहुत भीड़ रहती है, हम लोग 5-7 मिनट लेट से जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। जी मैं बता देता हूँ सर। मेरा परिचय, मेरा नाम कुमार विक्रमादित्य है और मैं आप ही के बीच से, जैसे आप हैं प्रधानाध्यापक उसी तरह मैं भी प्रधानाध्यापक हूँ और नरियार उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं पदस्थापित हूँ। ये हमारी जो है सरकारी पहचान हो गई। उसके अलावा मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ। मैं जो भी बातें होती हैं, यहाँ भी जो भी गतिविधियाँ हो रही है, जो कुछ बातें निकल के आ रही है, कभी आपकी तरफ से कभी उनकी तरफ से, वो भी हमारे दिमाग में एक किताब का रूप ले रहा है। मैंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, कलम चलती रहती है, वहाँ अच्छा लगता है कि अपनी संवेदना को वहाँ व्यक्त करते हैं। अब ये है, आपने पढ़ा होगा शिक्षा सेवा संहिता में कि एक जो है सरकारी सेवक क्या क्या कर सकता है, तो मुझे वो लिमिटेशंस पता है।
मैं उसके तहत ही काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि सरकारी सेवक हूँ और बिना उसके परमिशन का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो सब मैं काम करते रहता हूँ और इसी तरह आप लोगों से जब भेंट मुलाकात होती है तो कुछ अच्छी बातें ले करके जाता हूँ। आज भी मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो कल भी मुझे जो सेशन लेना है तो आज जो आउटपुट मिला है उस आउटपुट को उसमें मैं जोड़ दूँगा और कुछ अपनी बातें प्रेजेंट करूँगा। दैट्स ऑल, यही मेरा परिचय है। स्वागत है, वहीं से